हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये बायोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर है। सभी चैप्टर से इसमें बायोलॉजी के इंक्लूड किए गए हैं क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स सीपी नेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो अभी इसी मंथ में 7 जनवरी को उनका एग्जाम है। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पर फिजिक्स फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी के इतने क्वेश्चन करा दिए गए हैं। लगभग 300-350 प्लस वीडियो हो गए हैं। तो आप लोग सभी वीडियो देख लिए होंगे आई होप। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग अभी ये रिवीजन कर सकते हैं जितना हो सके, और आप लोग बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री करके जाएंगे, अच्छा करके आएंगे। तो आप लोग चलिए, हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ तेज़ी से कराएंगे क्योंकि अब थोड़ा टाइम कम है। और इसमें अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं, किसी ना किसी वीडियो में क्वेश्चन एक्सप्लेन अच्छे से किए गए हैं। तो जो स्टूडेंट लगातार कंटिन्यू मेरे चैनल पर देख रहे होंगे तो उनको तो ये क्वेश्चन मतलब लगेगा हाँ कि ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ, मुझे पता भी है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। और स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं बता भी दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इनमें से किसकी पत्तियों से नए पौधे निकलते हैं? काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट भी ये भी आ सकता है कि ये थोड़ा कम विजिबल है। हाँ स्टूडेंट, ये थोड़ा कम विजिबल है, बट आप लोग इससे क्वालिटी को अगर उसमें रहता है, क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छा विजिबल हो जाएगा। तो ये ऐसा ही मिला क्योंकि हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए थोड़ा मैनेज करिए, आप लोग भी क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा प्लीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इनमें से किसकी पत्तियों से नए पौधे निकलते हैं? कह रहा है न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द लीव्स। तो हम लोग को ऐसे प्लांट बताना है जिसके लीव्स, मान लीजिए ये लीव्स है, तो ये लीव्स है, ऐसे ऐसे लीव्स बनी होती है। ये लीव्स हो गई, ये थोड़ा लीव्स गड़बड़ बन गया, ये देख लीजिए ये लीव्स है। तो ये लीव्स मान लीजिए है, तो ये लीव्स है। अब इसी से प्लांट बन जाए, जैसे मान लीजिए ये प्लांट हो गया, ये प्लांट बन गया, तो इसी से एक प्लांट बन गया। फिर यहाँ से ऐसे प्लांट बन गया। तो ये कह रहा है कि यहीं से प्लांट बन जाए। तो ये कौन सा प्लांट है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आइकार्निया हो गया, ब्रायोफिल्लम हो गया, साइकस हो गया, या ग्लियोलस हो गया। तो ग्लेडियोलस हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ब्रायोफिल्लम सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रायोफिल्लम क्या होता है? ये एंजियोस्पर्मिक वेजिटेटिव प्रोपागेल्स इसमें होते हैं। एडवांटिशियस बड यहीं से निकल जाती है। कहाँ से निकलती है? जो लीफ मार्जिन नहीं होती है, यहीं से निकल जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही करेंगे? ब्रायोफिल्लम। ये एडवांटिशियस बड इसमें निकल जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कह रहा है मनुष्य की त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वही हो गया, मेनी जीन उन कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कलर हो गया, कलर क्या है? कलर जो है, कलर एक कैरेक्टर है। तो एक कैरेक्टर को अगर मान लीजिए हम लोग का जो कलर होता है तो सांवला होता है, गोरा होता है, काला होता है, तो वो उसको कंट्रोल मेनी जीन करते हैं। एक जीन नहीं करता, मेनी जीन करता है। अगर मेनी जीन कंट्रोल करता है तो उसी को तो पॉलीजीन कहते हैं। पॉलीजीन्स मीन्स एक जीन से अधिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम क्या होता है? तो कह रहा सदैव बंद होता है इकोसिस्टम, सदैव खुला रहता है, दोनों खुला और बंद, जीव भार पर निर्भर, दोनों खुला और बंद, समुदाय पर निर्भर। तो ये ऑलवेज क्लोज नहीं रहता, हमेशा ओपन रहता है। इकोसिस्टम मीन्स पूरा उसमें बायोस्फीयर आएगा। तो इकोसिस्टम क्या आता है? इकोसिस्टम ऑलवेज ओपन होता है, बोथ ओपन क्लोज डिपेंडिंग अपॉन बायोमास पे डिपेंड नहीं करता, ना ही कम्युनिटी पे। तो हमेशा खुला रहता है। तो बी ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अंगुलिकाएं किसका लार्वा है? तो ये कह रहा है फिंगरलिंग्स। ये आप लोग देख लीजिएगा, कह रहा है फिंगरलिंग्स किसकी लार्वा है? तो जो जैसे पैदा होती हैं तो उसी को क्या कहते हैं? वो मतलब तो उसको क्या कहते हैं? फिश का ये लार्वा होता है, फिंगरलिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मछली का लार्वा होता है, फिंगरलिंग्स। तो ये आप लोग मान लीजिए अगर किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आ जाता है कि ये एक बार पूछा गया था कि उसका किसका हाउस फ्लाई का लार्वा क्या होता है? तो हाउस फ्लाई ये लिख सकते हैं आप, हाउस फ्लाई HOUSE हाउस, FLY हाउस फ्लाई का लार्वा जो होता है वो मैगाट होता है। MAGGOT मैगाट होता है। और इसमें क्या दे रहा है? एक और आप लिख सकते हैं, कौन सा? एक आप मॉस्किटो का तो आप जानते होंगे, जो मच्छर होता है उसका ब्रिगलर होता है। चलिए लिख ही लेते हैं, MOSQUITO मॉस्किटो का क्या होता है लार्वा?
जो लार्वा होता है वो ब्रिगलर होता है, BRIGGGLER ब्रिगलर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये तो काफ़ी वीडियो में मैं क्वेश्चन कराया भी हूँ और एकदम एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है। कह रहा दी न्यूट्रिशन इनर वाला माइक्रोस्पोरेंजियम। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को कहते हैं ANTHER, एंथर सैक कहते हैं। अब एंथर सैक में क्या होता है, एंथर सैक में इसी के अंदर तो पॉलन ग्रेन होते हैं, POLLEN पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन को ही तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती है, यही कौन सी लेयर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, यही पूछ ही रहा। तो ये होती है टेप्टम होती है, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है सबसे। इसमें 4 लेयर होते हैं, कौन कौन, इपिडर्मिस हो गई, एंडोथीसियम हो गया, फिर मिडिल लेयर एक होती है, फिर एक इनर एकदम लास्ट में होती है टेप्टम होती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टेप्टम में कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। इसीलिए तो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। किसको, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टेप्टम को क्या कहते हैं, तो टेप्टम को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, POLYPLOIDY पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, क्योंकि एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ई कोलाई इशर्किया कोलाई के लय कोपेरान के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है। इंड्यूसर मालिक्यूल इन लय कोपेरान ऑफ इशर्किया कोलाई केमिकली क्या होते हैं, वो डाइसैकराइड होते हैं या एमिनो एसिड होते हैं या प्रोटीन होते हैं या RNA होते हैं। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, अगर वहाँ जाएंगे तो लैक्टोज आपको मिलेगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें लगाएंगे, ऑप्शन नंबर, चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो वो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज क्या होता है, ये डाइसैकराइड होता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ये इंड्यूसर क्या है। जब लैक ओपेरान आप पढ़ेंगे तो उसमें जो इंड्यूसर होता है वो लैक्टोज ही होता है। तो लैक्टोज होता है, लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या है, डाइसैकराइड है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यही तो बाइंड कर जाता है, इनएक्टिव रिप्रेसर एक प्रोटीन होती है, यही तो बाइंड कर जाता है, फिर क्या कर देता है, बाइंड करके लैक ओपेरान को चालू कर देता है। जैसे लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन एक होती है, उसी से बाइंड कर जाता है, उसको पकड़ लेता है, बांध लेता है, बस लैक ओपेरान चलने लगती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये काफ़ी बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। कह रहा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन निम्न में किनके द्वारा होता है। तो इसमें ये कह रहा है डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए सड़े गले चीज़ होते हैं, जैसे पत्ती हो गई, लीफ हो गई, वो जब सड़ती गलती तो उसको डिकम्पोज कौन करता है, उसको सड़ा गलाने के बाद मिट्टी में चेंज कैसे हो जाती है, तो उसको बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजिशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। PCR पॉलीमरेज चैन रिएक्शन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है। तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो जीन की जो होती है कॉपी डिपेंड, इसमें एम्प्लीफाइड कर देती है, मतलब बिलियन टाइप कॉपी उसको बना देती है। तो इसमें किसके लिए करते हैं, HIV, कैंसर, TB, कॉलरा। तो HIV को पता लगाने के लिए पॉलीमरेज चैन रिएक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड, एनाट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सीधा होते हैं, उल्टा होते हैं, गोल होते हैं, वक्र होते हैं। तो कर्व ना होते हैं, ना राउंड होते हैं, ना अपराइट होते हैं, ये उल्टे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा होते हैं। कौन उल्टा होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये आप लोग एकदम देख लीजिए, एनाट्रोपस ओव्यूल इन्वर्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से तो 2, 3, 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन देख लीजिए और सभी क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुका हूँ। चलिए इसी में भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी रिवीजन क्वेश्चन चल रहा है ना, तो स्टूडेंट नए भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का थोड़ा हेल्प हो जाए। क्योंकि चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कह रहा है कि ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर कोई ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप O, मान लीजिए ब्लड ग्रुप O क्या हो, मम्मी हो, और ब्लड ग्रुप O पापा हो, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा लगभग। तो ब्लड सभी का B होगा, सभी का O होगा, तो और कह रहा है B भी हो और O भी होगा, तो सही भी है, क्योंकि मम्मी और पापा से ही जो जीन आपको मिलेंगे क्रोमोसोम से वही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाए, B और
ओ, दोनों बच्चों में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एकदम क्लियर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है। तो ये ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये सबको ब्लड दे सकता है, तो इसीलिए सर्वा क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये सबको ब्लड, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए VERSAL यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं। तो ये सबको ब्लड दे सकता है ओ ब्लड ग्रुप वाला। और एक देख लीजिए AB ब्लड ग्रुप जिस आदमी का होता है, जिस पर्सन का होता है, ये इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। UNIVERSAL यूनिवर्सल RECIPIENT यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होगा वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट मीन्स होता है रिसीव करना, तो सबसे ब्लड ले सकता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि किस ब्लड ग्रुप का एंटीजन जो होता है वो नहीं होता है। तो अगर ओ ब्लड ग्रुप क्यों सबको ब्लड देता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन ही नहीं होता है। तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, एंटीजन जो होता है ओ ब्लड ग्रुप व्यक्ति के, ओ ब्लड ग्रुप जो पर्सन होता है उसमें एंटीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है, कोई एंटीजन नहीं होता, एब्सेंट एंटीजन होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। तो आप ये भी लिख लीजिए कि जो कौन सा ब्लड ग्रुप AB ये क्यों सबसे ब्लड ले लेता है, इसलिए ले लेता है कि इसके पास जो एंटीबॉडी होती है वो एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है, AB ब्लड ग्रुप वाले, AB ब्लड BLOOD ब्लड GROP ब्लड ग्रुप पर्सन जो होता है उसमें ANTINTBODY एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो किस में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, AB ब्लड ग्रुप में, और किस में एंटीजन एब्सेंट होता है, O ब्लड ग्रुप पर्सन में। अब आप लोग ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, एकदम पक्का गलत नहीं करना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा ऊर्जा का वह मात्रा जो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं, दी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू नेक्स्ट। कितना एक ट्रैफिक लेवल से कितना ट्रैफिक लेवल जाता है, तो लेंडमान ला एक था 10% ला था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 11 का कौन सा ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे, ऑप्शन खा मतलब जिसको बी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बायोगैस में रहता है, ये कह रहा है कि बायोगैस में क्या रहता है, इसमें क्वेश्चन और बनता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है बायोगैस में रहता है तो मिक्सचर ऑफ गैस हम लोग को बताना है। क्या बताना है, मिक्सचर ऑफ गैस। बायोगैस में कौन कौन सी गैस रहती हैं, तो बायोगैस में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, बायोगैस बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ये अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी, सभी गैसें मिलकर बायोगैस बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एकदम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम लगभग 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस कर देते हैं और बता देते हैं तेज़ी से। कह रहा है परागकण का बायोचोल बना होता है, तो एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ। तो पोलन ग्रेन पे 2 लेयर होती हैं, एक्जाइन होती हैं और इंटाइन होती हैं। तो ये कह रहा है एक्जाइन बाहरी वाली पोलन ग्रेन क्यों एक्जाइन लेयर उस पर प्रेजेंट होती है, एक्जाइन लेयर इतनी मजबूत होती है ना, जैसे मान लीजिए पहाड़ों पे गए आप, देखते ना पोलिन वहाँ पे पोलन ग्रेन की वजह से पौधे उग जाते हैं। तो क्या कैसे वहाँ रहते हैं, इतनी धूप रहती है वहाँ पे और सब रहते हैं चीज़ बट हाई टेम्परेचर पे, तो उसी की वजह से पोलन ग्रेन पे एक्जाइन पाई जाती है। अब ये पूछ रहा है एक्जाइन पोलन ग्रेन की जो एक्जाइन होती है किससे बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, स्पोरोपोलिन, पोलन किट। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन स्पोरोपोलिन। एकदम आप ऑप्शन नंबर लगा देंगे, सी ऑप्शन। स्पोरोपोलिन क्या होती है, स्पोरोपोलिन भी किसकी बनी होती है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब ये स्पोरोपोलिन जो होती है ये हाई टेम्परेचर को सहन कर लेती है, एसिड इस पर कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, इस पर कोई एंजाइम वर्क नहीं करता, अगर एंजाइम ये कोई तोड़ ही नहीं पाएगा स्पोरोपोलिन को। तो ये यही इसीलिए स्पोरोपोलिन आप ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है ई कोलाई के लैकोपेरान में
संरचनात्मक जीनों की संख्या होती है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन आर प्रेजेंट इन लाइकोपेरॉन इशरकिया कोलाई। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि लाइकोपेरॉन में जब आप जाएंगे तो स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल जीन इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं आप ये भी जान सकते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइड होता है, बीटा गैलेक्टोसाइड बीटा GALACTO गैलेक्टो SIDASE बीटा गैलेक्टोसाइड एक होता है, और एक ये लिख लीजिए, दूसरा ऊपर लिख दे रहे हैं, दूसरा कौन सा होता है, परमेज होता है, PERMEASE परमेज होता है। और थर्ड यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थर्ड जो होता है ये ट्रांस एसिटाइलेज होता है, TRANSACETYLASE ट्रांस एसिटाइलेज होता है। और ये किसको किसको कोड करता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइड जहाँ दिया है ये जेड जीन को कोड करता है, यहाँ आप लिख सकते हैं जेड जीन को कोड करता है। और जो परमेज होता है ये वाई को, ये सेकंड वाला ये परमेज को वाई यहाँ लिख लीजिए, वाई जीन को ये कोड करता है। और जो ट्रांस एसिटाइलेज होता है ये कोड करता है ए जीन को, तो ये ट्रांस एसिटाइलेज जहाँ थर्ड वाला लिखा ए लिख सकते हैं यहाँ, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसमें कितने स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, 3, तो ये ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया था। ये क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में मैंने बोल भी दिया था, लिंडमान। चलिए क्वेश्चन आ भी गया। कह रहा है कि ये 10% लॉ ऑफ फार एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन, एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो कितनी ट्रांसफर होती है, 10%। ये क्वेश्चन अभी था। और इसमें कह रहा है ये किसने दिया था, तो ये लिंडमान एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने दिया था। तो लिंडमान ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से कौन कार्बनिक खेती में उपयोग नहीं किया जाता। तो कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, मतलब खेती करते हैं, तो इसमें कौन सा है जो कार्बनिक खेती में उपयोग नहीं किया जाता। तो ग्लोमस तो उपयोग किया जाता है, ये तो फर्टिलिटी नाइट्रोजन कंटेंट से बढ़ा देता है। और केंचुआ जिसको अर्थवार्म कहते हैं, ये तो भाई क्या फार्मर, इसको क्या कहते हैं, फार्मर ऑफ फ्रेंड कहते हैं, मतलब किसान का मित्र कहते हैं केंचुआ को, तो ये तो होगा ही। और एक होता आसिलोटोरिया, ये भी होगा क्योंकि ये भी नाइट्रोजन फर्टिलिटी में बढ़ाता है। और घोंघा जो होता है, घोंघा अगर खेत में हो जाता तो हम लोग कहते नहीं अब खेत बर्बाद हो जाएगा, तो ये घोंघा नहीं होना चाहिए। स्नेल जो होता है, स्नेल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सर्टोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं। अब ये देख लीजिए, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कहीं पे था, स्टैनली आहार श्रृंखला के पहले, इशरकिया कोलाई, पेक्टिलोज, ये देख लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ये कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएँ जो होती हैं, सर्टोली सेल्स लीवर में पाई जाती है, फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। चलिए तो 17 का ऑप्शन नंबर आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, बी ऑप्शन। सर्टोली सेल्स यहीं पाई जाती है, कहाँ पे, शुक्रजनक नलिका में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स हेल्प करती हैं वो स्पर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु अंडाणु के किस के संपर्क में आता है। तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है कि किसके संपर्क में आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और एकदम क्लियर कर लीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार कि निषेचन के दौरान एक शुक्राणु जो स्पर्म होता है अंडाणु के किस के संपर्क में आता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म कंटेक्ट विथ व्हिच पार्ट ऑफ ओवम। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए फर्टिलाइजेशन जब होता है तो स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म हो गया, मान लीजिए ये स्पर्म जो ये स्पर्म हो गया, तो स्पर्म फर्टिलाइज, ये ओवम हो गया मान लीजिए। तो ओवम में 3 लेयर होती हैं, सबसे ऐसे बना लीजिए जानने के लिए। तो मान लीजिए ये ओवम है, OBUM, ओवम हो गया। अब ओवम में मतलब जो आउटर लेयर होती है इसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा नाम होता है, CORONA, कोरोना, RADIATA। अब ये रेडिएटा हो गया, कोरोना रेडिएटा। अब ये एक मिडिल होती है, तो मिडिल को क्या कहते हैं, मिडिल वाले को कहते हैं, बीच वाले को कहते हैं, ये कहते हैं जोना प्लूसिडा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं,
एक होती है एकदम लास्ट वाली होती है जो, ये इसको कहते हैं PERIVITELLINE, पेरीविटलाइन लेयर कहते हैं। और एक मिडिल में होती है, इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। जेड लिख लीजिए, ZONE, जोनी पेलुसिडा, PELL लिख लीजिए, UCIDA, जोना पेलुसिडा। अब ये कह रहा है स्पर्म कहाँ किस लेयर पे जाके टकराएगा, तो जोना पेलुसिडा। तो ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, जोना पेलुसिडा पे टकराएगा जो कि मिडिल है। और एक होती है कोरोना रेडिएटा जो कि ये एकदम आउटर लेयर है। और एक होती है पेरीविटलाइन जो कि एकदम इनर है। तो ये टकराती है किससे, फर्टिलाइजेशन करती है जोना पेलुसिडा से। तो वहाँ स्पर्म जाएगा, वो अपना एंजाइम होता है स्पर्म में, लाइसिन एंजाइम होता है। और एक और एंजाइम होता है जूनालाइसिन, नेक्रोसिन एंजाइम होती है। हाइड्रोसिनोडाइजेज होती है जो उस पर छोड़ती है, फिर वहाँ गलाती है उस लेयर पे, फिर ओवम में एंट्री करती है, फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन करती है, वहाँ न्यूक्लियस और सब मियोसिस माइटोसिस सब वहाँ पे, फर्स्ट मियोटिक वहीं पे होती है। तो ऐसा सब होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्तनपान अनावर्तन लैक्टेशनल अमेरोहिया। अभी अमेजोरिया कह रहा है, लैक्टेशनल अमेजोरिया क्या है। तो ये ये जो कह रहा है लैक्टेशनल अमेजोरिया क्या है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है गर्भ निरोधक की कृत्रिम विधि से, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, स्तनपान कराने की विधि है, या स्तनपान ना कराने की विधि है। तो ये देख लीजिए, लैक्टेशनल अमेजोरिया जो होती है ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंट्रासेप्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, कंट्रासेप्शन मीन्स होती है इसके दौरान जो ओमेन होती है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्यों, तो लैक्टेशनल अमेरोहिया आप लोग को बता दे रहे हैं ये कब कब तक होती है, जब से लेके औरत ओमेन जो होती है जब से प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान बाद में जो कोलेस्ट्रम सिक्रीट होता है तो वो लगभग 6 मंथ, तो 9, 6, 15 मान लीजिए आफ्टर बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उससे 6 महीना और जोड़ लीजिए, 9, 6, 15 मंथ आप जोड़ लीजिए, 15 महीने तक लैक्टेशनल अमेजोरिया चलती है, जिससे आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये नेचुरल मेथड होता है, ना कि आर्टिफिशियल मेथड, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं, क्या यौन शिक्षा विद्यालयों में आवश्यक है। ये कह रहा है इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल। तो यस, एकदम राइट। आप देखते हैं कोई भी अगर हम लोग विषय पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक ना एक चैप्टर, अगर चैप्टर नहीं है तो उसमें टॉपिक डाल ही देते हैं कि आप लोग उसको एकदम जानिए। तो यस, एकदम हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया है, इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है। तो कह रहा है हुई चीज़ कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंट्रासेप्टिव क्या होती है, कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है अगर आप कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, ये पिल्स किसके थ्रू लिया जाता है, माउथ के थ्रू लिया जाता है। अगर आप कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो ओव्यूलेशन नहीं होता है, औरत में क्या नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो प्रेग्नेंट कैसे होंगी, औरत नहीं होंगी। तो वही कह रहा है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स कौन है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संगिनी है, या फिर सहेली है, या फिर सम्मानी है, या फिर सुहानी है। नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, सहेली सही हो जाएगा। सहेली एक पिल्स होती है जो हम लोग कब लेते हैं, हफ्ते में। हम लोग नहीं लेते हैं, औरत लेती हैं, हफ्ते में एक बार लिया जाता है। कितने बार लिया जाता है, एक वीक में एक लेते हैं, WEEK, एक वीक में कितना, एक सप्ताह में एक पिल्स लिया जाता है। तभी तो ये कहते नहीं है कि पिल्स जो होती है, ये आप लिख लीजिए, सहेली जो होती है ना, इसका वेरी फ्यू, सबसे कम साइड इफेक्ट होता है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। एक बार पूछा गया था, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट होता है, और ये हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, और सबसे अधिक हाई कंट्रासेप्टिव मतलब बढ़िया एकदम कंट्रासेप्टिव वैल्यू प्रोवाइड करती है। हाई CONTRA CEPTIVE हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। तो वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू किसके लिए होता है, सहेली के लिए होता है। SAHELI सहेली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन जो शुक्राणु जनन में सहायक है। कह रहा व्हिच हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH हार्मोन हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो कौन सा हार्मोन आपको रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर
22 का कौन, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा, ये देख लीजिए। FH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन जो शुक्राणु जनन में सहायक होते हैं, जो आपको क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपको कैसे हेल्प करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपको पता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये आपका कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कार्पस ल्यूटियम जो होता नहीं है वहीं पे ये हेल्प करते हैं जाके, ये सब हेल्प करते हैं कहाँ पे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस करा देता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस कराता है। तो ये सब क्रिया होती है। ये FSH जो होता है ये हम बता दे रहे हैं, FSH जो होता है ये सर्टोली सेल से होती है, SERTOLY सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, फिर एक एंटी बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेगा, फिर ये स्पर्मियोजेनेसिस को हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिम्बरी कहाँ पाई जाती है। अब ये देख लीजिए फिम्बरी, अब फिम्बरी की क्वेश्चन पूछने लगा, ये फैलोपियन ट्यूब में चला गया, कहाँ पे, ये चला गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन दे दिया। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कह रहा है कि फिम्बरी कहाँ पाई जाती है। फिम्बरी इज फाउंड इन नियर ओवरी के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक्सटर्नल जेनिटलियल फीमेल। फिर तो इसको फिम्बरी का क्या कहते हैं भैया, ये ओवरी के सबसे नियरेस्ट पाई जाती है, तो नियर द ओवरी। तो 23 का ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाइए। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फिम्बरी यूट्रस के करीब होती है या कि ओवरी के, तो फिम्बरी जो होती है यूट्रस के करीब होती है, यही तो सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करती है। सेकेंडरी oocyte जो ओवम से होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सेकेंडरी oocyte को कौन कलेक्ट करता है, तो फिम्बरी ही कलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डेंगू बुखार का कारक है, तो ये कह रहा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर। अब 24 का ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप वायरस, डेंगू वायरस एक होता है, डेंगू फीवर कैसे काज करता है, डेंगू वायरस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 24 का ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे, डेंगू वायरस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेंगू फीवर कैसे होता है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। 24 कह रहा है डेंगू बुखार का कारक क्या है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू, तो वायरस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। वायरल इन्फेक्शन डिजीज, वायरल डिजीज ये है कौन, डेंगू फीवर। ये क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें ये जो फैलाती है ना, वो एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, मतलब फीमेल मॉस्किटो होती है। एनाफ्लीज नहीं, एनाफ्लीज गलत हो जाएगा, FEMALE फीमेल मॉस्किटो होती है, MOSQUITO मॉस्किटो होती है, फीमेल मॉस्किटो होती है। और फीमेल मॉस्किटो की एक स्पीसीज है जो हमेशा देता है कि कौन सी स्पीसीज है फीमेल मॉस्किटो की जो डेंगू फीवर फैलाती है। तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, AEDES एडीज उसका नाम है, मॉस्किटो एडीज मॉस्किटो की स्पीसीज का नाम है एडीज AGYPTI एगिपिटी नाम है, एडीज एगिपिटी नाम है उसका। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर कह रहा है वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित होते हैं उनको क्या कहते हैं। एनी डिजीज इजली कम्युनिकेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन नंबर कौन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं, कह रहा नवजात शिशु अपने माँ के दूध से निम्न में कौन सा प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग एंटीबॉडी, कह रहा कौन सी एंटीबॉडी, नेसेंट चाइल्ड जो एकदम न्यूबॉर्न होता है, ऑब्टेंट मैक्सिमम फॉर दियर मदर्स मिल्क, तो कौन सा एंटीबॉडी उसको मिलता है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर कौन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे, IgA। आप लोग को एकदम पता है, तो एक आप लोग और नोट डाउन भी कर सकते हैं, IgA कोलेस्ट्रम से मिलती है, मिल्क से मिलती है, तो IgA हो जाता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि IgM जो होता है ये क्या होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट एंटीबॉडी फ्रॉम फीटस। सबसे पहले एंटीबॉडी जो मिलती है पहली बार वो IgM ही मिलती है, वो फीटस में मिली जाती है, जो फीटस स्टेज में। और ये भी पूछा जाता है IgA किसकी करता है, एलर्जी के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ गलत हो जाता है। कह रहा थाइमस कहाँ पाया जाता है, तो अब तो लगता है कि थाइमस कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाएगा, किडनी में, लीवर में, टिश्यू में, तो हम लोग या किडनी लगाएंगे या लीवर लगाएंगे, हार्ट तक पहुँचेंगे ही नहीं। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा, हार्ट ही करेक्ट होगा। तो हार्ट में कहाँ पर, हार्ट में जैसे कहाँ पाई जाती है, ये थाइमस क्या है, थाइमस एक ग्लैंड है, यही नहीं याद आता है कि थाइमस क्या है। थाइमस एक ग्लैंड है जो सिक्रिएट करती है हार्मोन, एक हार्मोन भी सिक्रिएट करती है, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रिएट करती है। अब ये थाइमोसिन हार्मोन क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये थाइमोसिन हार्मोन जो होती है यही तो क्या करती है, टी लिम्फोसाइड या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है वही प्रोवाइड करती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थाइमस कहाँ होती है, तो थाइमस ग्लैंड जो होती है ये वेंट्रल साइड में होती है। हार्ट की जो एओर्टा नहीं होती है, हार्ट की एओर्टा में वेंट्रल साइड पे होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मतलब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने काम किया था। तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे जो जेनेटिक्स के फादर थे। तो भाई ये काम बहुत लंबे समय तक किए थे। क्या ये बगीचे में, खेत में काम किए थे और इतने साल तक काम किए थे, फिर वो फूलों पे अपना काम कर रहे थे काफ़ी लंबे समय तक। मटर पे काम किए, मटर के फूल जो होते हैं उसी पे काम कर रहे थे। तो मटर ये काम किए थे गार्डन पी पे, ये गार्डन में काफ़ी समय तक अपना समय व्यतीत किए थे और इनकी बातों का ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। तो मेंडल ने काम किया था गार्डन पी पे। कभी कभी ये भी पूछा जाता था कि ये कितने ईयर काम किए थे, तो 7 ईयर, 7 ईयर काम किए थे। SEVEN 7 ईयर काम ये किए थे, 7 ईयर। और ये भी कभी कभी किस ईयर से किस ईयर तक, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। 1856 से लेके ये 1863 तक वर्क किए थे, 1863 तक वर्क किए थे। तो 7 ईयर वर्क किए थे, 1856 से 1863 तक किए थे। और किस पे काम किए थे, तो गार्डन पी पे किए थे, मटर पे किए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस करना था, ये क्वेश्चन थोड़ा आने के चांस हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग को सही कर देना है। ये क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन है, अगर आप जाएंगे किस में, ओरिजिन ऑफ लाइफ में जाइए, इवोल्यूशन में जाइए बायोलॉजी में, तो क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया। चलिए इसमें हम डिस्कस कर देते हैं कि कौन सा पूछा जाता है, कौन सा मैन था कि जो सबसे पहले आग की खोज किया था, फर्स्ट यूज ऑफ फायर। फायर मीन्स आग होता है, तो किसने यूज किया था, तो वो आदमी, कौन सा आदमी फर्स्ट टाइम था, जावा एप मैन। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं JAVA जावा एप मैन, आप नोट डाउन कर लीजिए, जावा एप मैन। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन कौन था, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इमोर्टलिटी ऑफ सोल, मतलब सोल मीन्स क्या होती है, आत्मा जो होती है वो इमोर्टल है, मतलब अमर है। ये किसमें, जैसे कोई डेड बॉडी हो गई, कोई आदमी मरता है तो उसको दफनाने में और इमोर्टलिटी ऑफ सोल में किसने सबसे फर्स्ट टाइम विश्वास किया था, वो थे निएंडरथल मैन। कौन से मैन थे, NEANDERTHAL, निएंडरथल मैन। ये क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। और एक क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं कि कौन सा सबसे फर्स्ट टाइम पेंटिंग में यूज किया, स्टार्ट मतलब घर वर को पेंट करने में और सब पेंट करने में यूज करने लगा। पेंटिंग में सबसे पहले पेंटिंग में किस मैन ने शुरू किया, तो PENTING पेंटिंग में, तो वो था, कौन था आदमी था, वो क्रो-मैग्नन मैन था, CRO मैग्नान मैन। ये आप लोग लिख सकते हैं। फिर आप लोग एक क्वेश्चन और देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी, ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, तो आप ये भी लिख लीजिए, होमो HABILIS, होमो हैबिलिस की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो 650 से आप लोग लिख सकते हैं 800 cc लिख सकते हैं। ये कभी कभी डायरेक्ट 680 ही दे देता है, तो 650 से 800 तक 20 की होती है। और आप लिख सकते हैं निएंडरथल मैन की
THAL नियंडरथाल मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी ब्रेन की होती है वो 1400 होती है, आप ये लिख लीजिए। और आप टुडे मैन जो इस समय मैन है, टुडे मैन का आप लिख लीजिए क्रेनियल कैपेसिटी TODAY टुडे मैन का क्रेनियल कैपेसिटी जो होता है वो 1400 एग्जैक्ट 1475 होता है, कभी कभी 1500 दे देता है या फिर 1450 भी दे देता, लेकिन एग्जैक्ट 1475 है। तो चलिए इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये भी क्वेश्चन पूछे गए इसीलिए ये क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि पूछे जाने के चांस भी हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे। तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर मैक्सिमम करें और मैक्सिमम चैनल को ग्रो करें, जिससे मोटिवेशन मिलती है। आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से सिलेक्शन CP नेट में 2020 बैच में ही आप जो कोर्स करना चाहते हैं आप लोग आसानी से वो कोर्स कर सकते हैं। तो आप ही लोग के लिए वीडियो जो है क्रिएट की जाती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाते हैं। तो चलिए आई होप कि आप लोग 7 जनवरी को एग्ज़ाम देंगे और बेस्ट करके आएंगे, और आप लोग आएंगे फिर हम लोग यहाँ मिलेंगे। तो हम लोग आप लोग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए आएंगे बेस्ट वीडियो और बेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग अभी मैक्सिमम पढ़ाई करते रहिए, जितना हो सके पढ़ाई करिए। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आप लोग को, थैंक यू।